इसको एक मैग्नेट है जो एसएचएम कर रही है, ओके। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में याद है आप अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखते हो, अब थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ते हो तो एसएचएम करती है। उसका टाइम पीरियड मैंने कल बता दिया था, कितना आता बोलो, टाइम पीरियड बोलो उसका 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम डी। याद आ गया क्या? हेलो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में खूब क्वेश्चन आते हैं। तो बोल टी बराबर 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम डी। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम ऑफ मैग्नेटिक बार इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, ओके। स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ते हो तो वापस यही आना चाहती है और एसएचएम करती है, ओके सर। अब आ जाओ, पहले टाइम पीरियड 3 नोट है तो 3 नोट की वैल्यू ये हो गई, मैग्नेटिक मोमेंट जो भी था शुरू में वो, तो इक्वेशन 1। नाउ हॉरिजॉन्टली कट कर दिया, नाउ इट इज कट हॉरिजॉन्टली, इट इज कट हॉरिजॉन्टली। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली 2 पार्ट में कट करते हो तो बोलते बच्चों देखो 2 छोटे छोटे पार्ट हो जाते हैं जिनका एरिया आधा हो जाता है। हेलो, हॉरिजॉन्टली कट करने से बोलते हो एरिया क्रॉस सेक्शन आधा हो जाएगा। अगर इसका ए था तो इसका a/2 हो जाएगा। लो, लेंथ वही रहेगी जो पहले थी, और वो तो बच्चों लेंथ वही रहेगी, एरिया आधा। अच्छा, मास क्या हो जाएगा? मास, तो वो तो मास भी आधा हो जाएगा। हेलो, m/2। मास की बात कर रहा हूं मैं, नॉट मैग्नेटिक मूवमेंट। तो वो तो मास हाफ हो जाएगा। सर मास की क्या जरूरत पड़ गई? मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। याद है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मास और लेंथ दोनों की जरूरत पड़ेगी, और मैग्नेटिक मूवमेंट में एरिया की जरूरत पड़ेगी क्योंकि पोल स्ट्रेंथ एरिया के प्रोपोर्शनल है। चलो मैं मास को m डैश से लिख देता हूं, नहीं तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हो जाएगा। पोल स्ट्रेंथ मैग्नेटिक मूवमेंट सब m से लिखते हैं, ओके। तो वो तो मास m डैश बराबर पुराने से आधा हो गया। चलो मैं लास्ट में काम, अब बताओ नया मैग्नेटिक मूवमेंट है m डैश, मैग्नेटिक मूवमेंट बोलो, इस रोड का मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा? मैंने सिखा रखा, बोलो। तो वो तो मैग्नेटिक मूवमेंट m डैश, नया मैग्नेटिक मूवमेंट कितना हो जाएगा m डैश? तो वो तो बच्चों m/2 सिखा रखा मैंने, आधा हो जाएगा। बता कैसे, क्यों आधा हो जाएगा? क्या कारण है आधा हो जाएगा? लेंथ तो वही है, जो लेंथ पहले थी अब भी वही है, देखो। फिर मैग्नेटिक मूवमेंट आधा क्यों हो गया? बोलो। मैं बोलता पहले पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ था मैग्नेटिक मूवमेंट, अब मैं बोलता बच्चा पोल स्ट्रेंथ आधी हो गई। हेलो, पोल स्ट्रेंथ आधी हो गई क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आधा हो गया। क्या ये सिखा रखा है मैंने आपको? हाँ, तो मैं ये बात ही नहीं कर रहा, आप समझ गए कि पहले मैग्नेटिक मूवमेंट m था तो अब आधा क्यों हो गया? आप समझ गए, तो m/2 हो गया पहली बात। तो एक तो मैग्नेटिक मूवमेंट आधा हो गया, मैग्नेटिक फील्ड तो वही है जो था, मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट चेंज क्योंकि आपने उसी मैग्नेटिक फील्ड में बाहर मैग्नेट रखी नहीं भी, ओके। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलो I डैश। तो बच्चों ये आ जाएगा m डैश नया मास इनटू नई लेंथ का स्क्वायर, और नई लेंथ तो सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, इसके अबाउट घूमती है ना बाहर मैग्नेट, तो वो तो ml² कितना होता है? m डैश l² 12, क्योंकि याद करो सेंटर ऑफ मास से पास होती है एक्सिस के अबाउट ml² 12 होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, याद कर लो। ये इसमें रोटेशन आनी चाहिए आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पता है क्या? हेलो हेलो, तो वो तो ml² 12, तो रखो वैल्यू कितनी आएगी? तो वो तो मास आधा हो गया, तो वो तो नया मास m/2 पुराने का आधा हो गया। क्यों? क्योंकि आपने हॉरिजॉन्टली कट कर दी तो आधा मास गायब हो गया। तो ये l वही है लेंथ अपॉन 12, तो वो तो ये आ जाएगा पुराने वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया का /2। देखो पहले ml² 12 था, अब ये मास आधा हो गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आधा हो गया। पहले जो था उसका आधा हो गया, देखो मास आधा होने से। लो तो वो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले से हाफ हो गया और मैग्नेटिक मोमेंट भी आधा हो गया। तो आ जाओ सॉल्यूशन लिख रहा हूं यहाँ, तो यहाँ लिख दो बच्चों नया टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? तो देखो न्यू टाइम पीरियड, न्यू टाइम पीरियड t डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट I डैश अपॉन m डैश भी। लो ये हो गया। अब आ जाओ, तो 2 पाई अंडर रूट I/2, दिस इज नया मैग्नेटिक नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड दिस इज नया मैग्नेटिक मोमेंट, और b को का वही, तो वो तो b को का वही 2 से 2 कट गया, तो वो तो एग्जैक्टली वही आगे टाइम पीरियड जो पहले था। हेलो, वो तो क्योंकि दोनों चीजें आती हो गई, IB और MB भी, IB और MB, तो वो तो t डैश बराबर t नॉट।
नो, टाइम पीरियड विल रिमेन सेम। बोलो बच्चों, तो नया और पुराना टाइम पीरियड सेम है, क्योंकि हॉरिजॉन्टली कट करने से दोनों चीजें आधी आधी हो गई। क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मैग्नेटिक मोमेंट और दोनों ऊपर नीचे आते, कैंसिल आउट हो गए, आधे से आधा खत्म। हेलो, हाँ, अब आ जाओ बच्चों, वर्टिकली कट कर दूं तो क्या होगा? अगर एक मैग्नेट को वर्टिकली कट कर दूं तो क्या होगा? बोलो, वर्टिकली कट कर दे, सेकेंड पार्ट, हाँ ये हटा दूं, ये नोट करो फटाफट, फिर सेकेंड पार्ट कर रहा हूं, हटा के जल्दी कर बच्चे, हटा दूं, हटा दूं, चलो वर्टिकली कट कर दे। अगर अपन वर्टिकली कट कर दे, सॉल्यूशन सेकेंड पार्ट, नाउ इट इज कट वर्टिकली, इट इज कट वर्टिकली। तो बोलो इस बार लेंथ आती हो गई क्या? एरिया तो वही रहा। हेलो, बोलो, तो वो तो मैग्नेटिक मोमेंट एम डैश फिर से एम बाई टू हो जाएगा, सिखा रखा है। ए मैग्नेटिक मोमेंट एम डैश हो तो वही एम बाई टू। ए मैग्नेटिक मोमेंट आता हो क्या? बोलो, हेलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बोलो आई डैश। कोई बताएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या होगा? आई नॉट बाई। अब सुनो, मैं बोलता बच्चों, ए मास आधा हो गया m बाई टू, एल आधा हो गया l बाई टू। सर मास क्यों आधा हो गया? ये आधा काट दोगे आधा ही होगा, तो एम एल स्क्वायर बाई 12 ये आ गया। और वो तो ये आ जाएगा बच्चों, यहाँ से दो और दो, यहाँ से दो का स्क्वायर 4 और 8 2 ये, तो 1/8 अलग हो गया और एम एल स्क्वायर बाई 12 अलग कर दिया। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये पुराना वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो वो तो ये आई नॉट बाई 8, पुराना जो था उसका बाई 8, तो वो तो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पुराने वाले का 8वां भाग हो गया। क्योंकि मास आधा और लेंथ आधी होने से एम एल स्क्वायर बाई 12 की वैल्यू नई वैल्यू बाई 8 हो गई पुरानी से। ओके सर, अब आ जाओ बच्चों टाइम पीरियड नया। हेलो, 2 पाई अंडर रूट आई डैश बाई एम डैश बी, और यहाँ पे वैल्यू रखी बच्चों, तो ये आ जाएगा बच्चों आई बाई 8 और ये आ जाएगा एम बाई 2 इंटू दी दो। हेलो, और तो बच्चों ये कट के वो तो 1/4, तो ये आ जाएगा 1/4, तो 1/4 का रूट 1/2 और ये आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी। तो बच्चों ये आ गया, ये टी डैश, वो तो टी डैश बराबर टी नॉट बाई 2, पुराने का आधा, खत्म किस्सा। ये तो बच्चों ये चीजें यही प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि मैं अर्थ के मैग्नेटिज्म के साथ भी ये चीजें करूंगा। वहां पे भी कंपास नीडल को रोटेट करा के एसएचएम का टाइम पीरियड खूब पूछते हैं, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड खूब पूछा हुआ एग्जाम में, तो उस समय ये चीजें मैं फिर डिटेल में नहीं बताऊंगा। उस समय काटा पीटी पे मैं डायरेक्ट बोल दूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/8 तो गया और मैग्नेटिक मोमेंट आधा हो गया, तो फिर उस समय आप पूछना सर कैसे, ओके, क्योंकि उस समय अपन अर्थ का मैग्नेटिज्म को ढंग से समझ रहे होंगे। हेलो, चले आगे, चलो चलो अब आगे बात करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई सारी बातें। हाँ सर, अब आ जाओ। अब एक बच्चों का डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसमें, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी बनते हैं और मैग्नेटिक डाइपोल में भी। देखता हूं तुम खुद कर पाते हो नहीं कर पाते हो। एक बार मैग्नेट ऐसे रखिए और इसी की एक्सिस के अलॉन्ग एक और बार मैग्नेट रखिए। ये और ये डिस्टेंस है r अभी, ओके, या d ले लो, चलो d है ना, और ये इसकी तरफ v नॉट स्पीड से मूव करनी, ओके ओके, या उसको v नॉट से मूव करो तो एक ही बात है रेस्ट में। तो इनके बीच में फोर्स कितना लगेगा बताना, एक फोर्स बिटवीन टू बार मैग्नेट, बिटवीन
2 bar magnet will be proportional to, वैसे 4 ऑप्शन देके डिस्टेंस के स्क्वायर के कोई वो भी ऑप्शन हो गया, पर आपने तो 4 देखा बिटवीन 2 bar magnet will be, है ना, force between 2 bar magnet at this moment will be, इस समय पर बार मैग्नेट के बीच में फोर्स कितना लग रहा होगा? मूवमेंट बोलो। तो बच्चों अब ये बहुत डिफरेंट चीज हो गई, क्यों? क्योंकि बच्चों देखो, अब आप ये देखो, ये एक बहुत बड़ी डिस्टेंस है, मान लो डी, बहुत बहुत दूर है, दोनों शॉर्ट बार मैग्नेट है, इनके मैग्नेटिक मोमेंट m1 m2 दिए हुए, m1 एंड m2, मैग्नेटिक मोमेंट दिए हुए m1 m2, ओके, m1 m2। अब सुनना, अब इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड होगा जिसके अंदर वो बार मैग्नेट रखी हुई है, लेकिन आपको पता है वो मैग्नेटिक फील्ड अब इसकी लेंथ तो दी भी नहीं है, जो मैं यहाँ पे अगर निकालूं, यहाँ अगर निकालूं, और मैग्नेटिक फील्ड इक्वल हो गया है, यूं देखा जाए तो बहुत ज्यादा दूरी पर ये शॉर्ट बार मैग्नेट होती है, सेपरेशन इतना कम है कि वो लगभग इक्वल ही होगा। बेटा ये शॉर्ट बार मैग्नेट और ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो वो लगभग इक्वल होगा, थोड़ा सा डिफर करेगा। क्या ये पॉसिबल है कि आप यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड वो 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब से यहाँ पे d माइनस एल करो, ये d माइनस एल यहाँ का, d प्लस एल यहाँ का, और फिर डिफरेंस लेके फोर्थ निकालो, बर्बाद हो जाओगे, बहुत लंबी चौड़ी रामायण हो जाएगी। हेलो, और पहली बात तो ये एल दिया हुआ भी नहीं है इस मैग्नेट की लेंथ, तो सर आप फोर्स कैसे निकाले? बताओ कैसे निकालोगे फोर्स? हेलो, बताओ बच्चों फोर्स कैसे निकालोगे? सोचो आराम से, सोचो, फोर्स बताओ। तो दोनों बार मैग्नेट के बीच में फोर्स, चलो इसको रोक दो चाहे मूव कराओ, एक ही बात है। हाँ, मान लो मैं अभी रेस्ट वाला दिखाता हूं, उसके बाद मूव करा देंगे। हाँ, फोर्स बताओ, कोई है दमदार बच्चा जो इसका फोर्स निकालने का तरीका बता देगा मेरे को? देखो ये तो पॉसिबल नहीं है कि इसके बी और फिर ये थोड़ा सा लेंथ का वेरिएशन लेके यहां अलग निकालूं कि भैया ये बी इधर है, देखो इसका बी इधर होगा, इसका बी इधर होगा, देखो, और मैं बोलूं इस एस पर ये नेगेटिव की तरह बिहेव करता तो फोर्स इधर लगेगा। याद है, इट इज लाइक जस्ट लाइक नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे डाइपोल भी रख सकता था, इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता, अभी मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, और मैं बोलूं बहुत ज्यादा दूरी पर ये लगभग दोनों जगह इक्वल ही होगा। तो अच्छा, पर स्लाइटली डिफरेंस होगा, तो इसका इधर और इसका इधर, बताओ कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, इस प्लस चार्ज पे या माइनस पे, नॉर्थ पोल पे या साउथ पे? तो साउथ पे, क्योंकि साउथ करीब है तो थोड़ा सा ज्यादा होगा, बस वही फोर्स निकालना, तो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। नॉर्थ साउथ को ज्यादा खींचेगा और नॉर्थ को धक्का धीरे देगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उधर है, तो बोलूं साउथ नॉर्थ थोड़ा दूर रखा है, तो उधर वाला फोर्स कम होगा और इधर वाला ज्यादा होगा, तो नेट फोर्स अट्रैक्शन का लगेगा, ये एफ नेट। अब ये निकालू कैसे? तो सुनना बच्चों, सुनना, जब कभी फोर्स निकालने में प्रॉब्लम आ रही हो तो एनर्जी से कर लो। बताओ सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखोगे? तो बोल दो एनर्जी ऑफ सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम बोलो, तो बोल दो माइनस एम डॉट डी। हेलो, अब एम किसका? सेकंड का, इसका, इसकी वजह से इस पर ले रहा हूं, तो सेकंड मैग्नेट उसको, तो m2, ये मैग्नेट 2, ये मैग्नेट 1, तो बोल दो बच्चों मैग्नेट 2 का मैग्नेटिक मोमेंट डॉट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन मैग्नेट। पहली मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में दूसरी मैग्नेट रखी है, इस हिसाब से कर रहा हूं। आप चाहो तो उसके मैग्नेटिक फील्ड में इसको रख के भी करो, सेम आंसर आएगा। अरे चाहे इसका मैग्नेटिक फील्ड और उसका मैग्नेटिक मोमेंट लो, चाहे इसका मैग्नेटिक फील्ड और इसका मैग्नेटिक मोमेंट लो, एक ही बात है। एक बार उसका मैग्नेटिक फील्ड लोगे तो m2 आ जाएगा और इसका लोगे तो m1 आ जाएगा, फिर जब इसका मैग्नेटिक मोमेंट रखोगे तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड में m2 आएगा और खुद का m1, तो m1 m2 दोनों का मल्टीप्लाई दोनों में होगा। चलो मैं ये कर रहा हूं, तो आ जाओ, कितना आ जाएगा? अच्छा एंगल 0, क्यों? क्योंकि देखो इसका मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? बताओ इसके मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? इस मैग्नेट के मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? कोई बताएगा मुझे? मैग्नेट 2 का मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन मैं बोल दूं बच्चों, साउथ से नॉर्थ इधर होगी। हेलो बोलो, हाँ,
और बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, तो वो भी इधर ही है। लो बोलो, तो मैग्नेटिक फील्ड उधर और मैग्नेटिक मोमेंट भी उधर, समझ में आ रही है क्या? लो बोलो, तो थीटा 0 आ गया क्या? अरे मैग्नेट 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट 2 का मैग्नेटिक मूवमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में, एंगल 0 होगा। तो बच्चों यहां पे आ जाएगा कितना, माइनस m2 इंटू बी, माइनस m2 b1 cos 0। अच्छा बोलो m1 की वैल्यू बोलो, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, तो बोल दो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m1 अपॉन r क्यूब, या d क्यूब लिख दो, डिस्टेंस दी है तो r लिख दो यार, अपन r में ज्यादा कंफर्टेबल है, r लिख दो, तो r क्यूब इंटू cos 01। बोलो तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा बच्चों म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, माइनस है सभी, ये एनर्जी आ गई सिस्टम की, दो मैग्नेट के सिस्टम की एनर्जी आ गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m1 m2 अपॉन r क्यूब। बोलो किसी को कोई तकलीफ? हेलो, कोई तकलीफ? बोलो बच्चों। अच्छा, और एनर्जी से फोर्स निकालना आपको सिखा रखा मैंने। बोलो मैकेनिक्स में पढ़ा आपने, माइनस du by dr, या माइनस du by dx इज द फोर्स, तो माइनस du by dr कर दो यहाँ पे, क्योंकि r। तो बोल दो बच्चों ये मैग्नेट का सेपरेशन जितना कम ज्यादा होगा उस हिसाब से फोर्स वेरी करेगा, करो डिफरेंशिएट, तो मैं तो याद आएगा माइनस d by dr ऑफ, रखो ये पूरी वैल्यू, तो मैं तो u की वैल्यू रखूंगा, तो मैं तो म्यू देखो थोड़ी जगह कम पड़ रही था, देखो तो मैं तो f बराबर माइनस d by dr और u की वैल्यू रखो, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर आ जाएगा, 2m1 m2 बाहर आ जाएंगे, अपॉन r क्यूब, सिर्फ r क्यूब का डिफरेंशिएट होगा, बाकी सब बाहर आ जाएगा, तो वो तो माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m1 m2 अपॉन, बस ये 2m1 m2, ओके, और डिफरेंशिएट करो कितना आ जाएगा, तो वो तो r क्यूब का डिफरेंशिएशन, तो मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख दूं, माइनस 3 ऊपर अपॉन r की पावर 4। हेलो, याद करो पावर आगे आ गई, पावर 1 से कम हो गई तो ऊपर जाके माइनस 3, तो पावर आगे आ गई, पावर 1 से कम हो गई तो r की पावर 4, तो वो तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 3 ये 6 हो जाएगा, तो वो तो 6, ये इधर देखो 6 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन r की पावर 4, दिस इज द आंसर, दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मैग्नेट, ओके। तो r की पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो अगर दो मैग्नेट ऐसे रखी हो अलोंग एक्सिस, तो उनके बीच में जो फोर्स है वो r की पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और फैक्टर 6 आता है, तो ये फोर्स याद रखना 6 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन r की पावर 4। याद रखने का तरीका बताता हूं, एक का भी लिखोगे एक्सिस पे तो 2 तो उसकी वजह से आएगा, और r की पावर 3 को ऊपर ले जाके डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस 3 उसकी वजह से आके 3 इंटू 2 6 बन जाएगा, ओके। और बाकी एनर्जी के हिसाब से एक का m1 आएगा मैग्नेटिक फील्ड में और दूसरे का m2 आएगा एनर्जी में, जो m डॉट d लिखते हैं उसमें, तो दोनों के m1 m2 आ गए ऊपर, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन r की पावर 4 इंटू 6, क्यों 6? क्योंकि 2 तो आया मैग्नेटिक फील्ड की वजह से और 3 आया डिफरेंशिएशन की वजह से। हेलो, बोलो हेलो बच्चों, थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन है पर समझना तो पड़ेगा क्योंकि पूछा हुआ एक बार, तो एम्स में पूछा था कि 2 बार मैग्नेट जो दोनों इस टाइप से रखी गई उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करता है, ये पूछा था, तो वो तो r की पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हेलो, r की पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ओके बच्चों, क्लियर है? हाँ चलो हटा दो बच्चों। अच्छा अब सुनो मेरे बच्चों, अगर इसकी जगह मैग्नेट को घुमा दूंगा तो बी वेरी कर जाएगा, ओके, फिर बी 2 नहीं आएगा यहाँ पे, तो 2 नहीं आएगा तो डिफरेंशिएशन का सिर्फ 3 बार आ जाएगा, ओके, तो वहां 6 की जगह 3 आ जाएगा, ओके। अरे एक मैग्नेट को वर्टिकल कर दूं तो कर लोगे?
Yes, sir. सोच के आना। एक को यू करके एक को हॉरिजॉन्टल कर दूं तो और दोनों को यू कर दूं तो कब कितना आएगा, कब जीरो आएगा, कब मैक्सिमम आएगा, देख लेना। सर ट्राई कर लेंगे, आपने एक करा दिया बहुत है, चला जाओ। अब हेडिंग डालो बच्चों, अर्थ मैग्नेटिज्म। अब आते हैं अपन बच्चों जिसको अपने को काफी समय से इंतजार था, अर्थ मैग्नेटिज्म। बहुत ध्यान से समझना। चलो सर ठीक है। अच्छा बच्चों, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है और यही वो मैग्नेटिक फील्ड है जिससे खुले आसमान में और इधर नेविगेटर अपना खुले समंदर में अपनी डायरेक्शन को पता करते हैं। कैसे पता पड़ेगी उनको डायरेक्शन सही है गलत है? ओके, तो इसी टाइप से पता करते हैं। तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो काफी चीजों में अपने को दिक्कत होती। ओके, तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही एक नेविगेटर पूरा अपने को समुद्र में रास्ता खोजने में मदद मिलती है। ओके, कंपास नीडल होती है उनके हाथ में। ओके बच्चों, ये तो भटक जाओगे। हेलो, अब देखो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का रीजन क्या है। अब लोगों को शुरू में तो समझ में नहीं आया कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता क्यों है। क्या अर्थ के अंदर कोई निडल वो रखी है, मैग्नेट रखी है? हेलो, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो कई चीजें आई कि अर्थ के अंदर मैग्नेट रखी है। तो पहले लोगों ने कुछ बातें करी, फिर कुछ बात करी। जो सबसे सक्सेसफुल बात आई अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड, जो पचा पाए हम सब, या जो एक सॉलिड प्रूफ टाइप आया, वो ये था कि अर्थ की कोर में बहुत जबरदस्त टेम्परेचर होता है। ये बात आपको पता है? ये भूकंप वगैरह आते हैं, आपको पता ही है। हेलो, ज्वालामुखी फटते हैं। बोलो बच्चों, वोल्केनोज। ओके, तो अंदर से जबरदस्त लावा निकलता है हाई टेम्परेचर वाला। बोलो, तो अर्थ की कोर में टेम्परेचर बड़ा जबरदस्त होता है। तो भारी से भारी, तगड़े से तगड़े मेटल, चाहे आयरन, निकल, कोबाल्ट, सब मोल्टन स्टेट में होते हैं, पिघली हुई अवस्था में होते हैं। हेलो, तो मैं बोल दूं बच्चों, अर्थ के अंदर कोर जब रोटेट करती है तो उसके साथ साथ वो मोल्टन स्टेट पूरी रोटेट करती है। तो वो तो अर्थ के रोटेशन की वजह से पूरा मोल्टन स्टेट में मेटल पूरे रोटेट करते हैं। और मेटल मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन, तो खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन एक साथ रोटेट करते हैं। तो अर्थ के रोटेशन के साथ साथ इलेक्ट्रॉनों का रोटेशन होता है, उससे करंट प्रोड्यूस होता है। हेलो, जैसे एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमने से करंट आता है। याद करो, एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपन ने करंट निकाला था ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस। हेलो हेलो, तो बच्चों मटेरियल के अंदर भी मैग्नेटिक, याद है कई मटेरियल जैसे निकल, कोबाल्ट, याद है उनसे मैग्नेट बनाई जाती है। हेलो, तो जो मैग्नेट होती है उस मैग्नेट में भी बच्चों छोटे छोटे एटम में इलेक्ट्रॉनों के रिवोल्यूशन से या करंट की वजह से ही तो बनता है। करंट कैरिंग कॉइल की वजह से वो छोटी छोटी करंट कैरिंग कॉइल बन जाती है और बच्चों उनके अलाइंड हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो वो अलाइंड हो के थोड़ा थोड़ा मिलके बहुत कुछ हो जाता है और उसका फिर मैग्नेटिक इफेक्ट अपने को नजर आने लग जाता है, बाहर मैग्नेट बन जाती है। तो अल्टीमेटली करंट कैरिंग, छोटे छोटे करंट कैरिंग वायर बन जाते हैं वो। हेलो, ऐसा अर्थ के अंदर बहुत बड़े लेवल पे होता है। तो जब अर्थ रोटेट करती है बच्चों, तो मोल्टन स्टेट में मेटल मोल्टन स्टेट में अर्थ के साथ साथ रिवॉल्व करते हैं, रोटेट करते हैं और उनके रोटेशन की वजह से करंट फ्लो होता है और करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है अर्थ का। तो ये सबसे सक्सेसफुल बात है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। ओके, चलो जो भी रीजन है। हेलो, अब देखो कुछ टर्म्स है, उनको ढंग से समझते हैं अपन। देखो बच्चों, ये हमारी अर्थ है। अब मैं वो तो अल्टीमेटली मैग्नेटिक फील्ड है, वो चाहे रीजन कुछ भी हो, चाहे मोल्टन स्टेट में मेटल का रोटेट करना अर्थ के साथ साथ, चाहे व्हाटएवर, मैं तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो है। कंपास नीडल का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन तो आता है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में। ओके, तो मैं वो तो बच्चों अर्थ के अंदर एक मैग्नेट रखी हुई है। अच्छा, सबसे पहले अर्थ, तो अर्थ का ये होता है बच्चों पोलर एक्सिस। ये पोल, अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है, आपको सबको पता है। हेलो, इसको बोलते हैं बच्चों पोलर एक्सिस, पोल। हेलो, या पोलर एक्सिस। ओके, तो ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ओके, और ये इस लाइन को, इसके परपेंडिकुलर वाले को बोलते हैं इक्वेटर। हेलो, दिस इज इक्वेटर एंड दिस इज पोलर एक्सिस। हेलो, ओके बच्चों। अच्छा, अब सुनना बच्चों, इधर देखो, अब इधर देखो, तो ये हो गया इक्वेटर। ये हो गया इक्वेटोरियल प्लेन। ये पोलर एक्सिस और उसके परपेंडिकुलर प्लेन। पोलर एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन इज कॉल्ड इक्वेटोरियल प्लेन। और ये पोलर एक्सिस वो एक्सिस है जिस पर अर्थ अपनी रोटेट कर रही है। अर्थ के रोटेशन की डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट होती है, सबको पता है।
अभी वेस्ट ईस्ट पर बाद में आएंगे। ओके, अब देखो अब हमारी कंपास नीडल से हमें पता पड़ता है नॉर्थ डायरेक्शन कौन सी, साउथ कौन सी है। अच्छा एक बात बता, ये मैंने अर्थ पर एक मेरी कंपास नीडल रख दी। बच्चों सुनना, ये ब्लू वाला पोर्शन ये जो ऊपर ब्लू है ये नॉर्थ पोल है। मान लो ये हमारी कंपास नीडल का नॉर्थ है। कंपास नीडल की होती है छोटी सी मैग्नेट, तो मान लो ये मेरी मैग्नेट एक्सटर्नल मैग्नेट का नॉर्थ है और ये पीछे साउथ है। हेलो, ये ऊपर वाला एरो नॉर्थ है और ये नीचे साउथ है। अगर मेरी कंपास नीडल ये आधी अर्थ बाहर आई हुई है और आधी अंदर गई हुई है, बच्चों ये आधी अर्थ बाहर आई हुई है, मैं अर्थ पर यहाँ खड़ा हूँ इक्वेटोरियल प्लेन में, यहाँ पे खड़ा हूं मैं, और मान लो मेरी कंपास नीडल यूं ठहर गई, यूं ठहरी, तो बता मेरी कंपास नीडल यूं क्यों ठहरी? अर्थ के इस हिस्से पे मैं खड़ा हूं यहाँ बाहर की तरफ, यहाँ पे यहाँ, और मेरी कंपास नीडल यूं ठहर गई। मेरी कंपास नीडल का नॉर्थ पोल ऊपर है। इसका क्या रीजन हो सकता है? बताओ, अर्थ की मैग्नेट का कौन सा पोल ऊपर होगा? अगर मेरी कंपास नीडल का नॉर्थ इधर है, ऊपर है, तो बताओ अर्थ की मैग्नेट का कौन सा पोल होगा इधर? ये नॉर्थ है, तो वो तो अर्थ की मैग्नेट का साउथ होगा। अगर मैं अर्थ की मैग्नेट मान लूं, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का रीजन एक मैग्नेट रख दूं, तो बताओ उसका कौन सा पोल रहा होगा? तो वो तो बच्चों नॉर्थ, मेरी नॉर्थ ऊपर ठहरी है तो साउथ। लो, क्योंकि अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर, तो वो तो मेरी मैग्नेट का नॉर्थ इसीलिए ऊपर ठहरा क्योंकि साउथ ने खींच लिया उसको अपनी तरफ। हेलो, ऐसे साउथ के सामने साउथ थोड़ी आ सकता हो, तो रिपेयर करके भगा देगा। हेलो बेटा, मेरी मैग्नेट का कौन सा पोल ऊपर होगा? चलो यहां रख दो, ये लो, यहां खड़ा हूं मैं और ये मैग्नेट लटका दी मैंने, मेरी कंपास नीडल लटका दी, ये कंपास नीडल लटका दी। क्या कंपास नीडल यूं लटकी भी रहेगी इस थ्रेड से? क्या कंपास नीडल यूं लटकी भी रहेगी इस थ्रेड से? बोलो, है? बोलो ना बच्चों। तो मैं बोलता बच्चों, ये देखो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, अरे मैं यूं ही बना रहा हूं अभी, ये देखो, अरे अभी सही कर देंगे अपन इसको, चल सही बना, ये ले, ये ले, बता इधर नॉर्थ है और इधर साउथ, ये चल ठीक है, सही है। हाँ बता, मेरी कंपास नीडल कैसी लटकी हुई रहेगी? अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। लो, तो बता कंपास नीडल मेरी कैसी रहेगी? बता मेरे बच्चे। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कंपास नीडल में मेरा जो नॉर्थ पोल है वो यूं आ जाएगा, तो कंपास नीडल को ये यूं घुमा देंगे मैग्नेट को, और वो तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में ले आएंगे। हेलो, और स्टेबल इक्विलिब्रियम याद है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। हेलो, याद है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी मेरी मैग्नेट, तो बच्चों, और मैग्नेटिक मूवमेंट इधर का मतलब मेरा नॉर्थ पोल इधर आ जाएगा मैग्नेट का, और साउथ इधर। हेलो, तभी तो देखो एन ऊपर होएगा, देख लो आराम से। कितने लोगों के समझ में आ गया कि हमारी इस कंपास नीडल का नॉर्थ ऊपर और साउथ नीचे हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम में ले आएगी घुमा के। बोलो बच्चों, हाथ खड़े करो फटाफट, समझ में आया हो तो। हाँ, तो हमेशा हमारी मैग्नेट का नॉर्थ साउथ की तरफ होगा। हमारी मैग्नेट का नॉर्थ हमेशा अर्थ की मैग्नेट के साउथ पोल की तरफ रहेगा। हमारी मैग्नेट का नॉर्थ हमेशा अर्थ की मैग्नेट के साउथ पोल को इंडिकेट करेगा। तो मैं बोलता बच्चों, अच्छा, और इसी को देख के हम बताते हैं ऊपर की तरफ नॉर्थ डायरेक्शन है और नीचे साउथ है। अगर मेरी मैग्नेट कंपास नीडल ऐसे ठहरेगी तो बोलूंगा नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर है। तो बच्चों उल्टा हो रहा है, अर्थ की मैग्नेट का साउथ पोल जिधर होता है उस डायरेक्शन को अपन नॉर्थ डायरेक्शन बोलते हैं, या इसको भी बोलते हैं जियोग्राफिकल नॉर्थ। तो हम हमारी ज्योग्राफी में नॉर्थ किसको बोलते हैं? जब मैग्नेट का साउथ पोल होता है। क्योंकि बच्चों हम इतना दिमाग नहीं लगाते, एक सब्जी वाला इतना दिमाग नहीं लगाएगा, तो सर सब्जी वाला तो बोल देगा भाई साहब एन ऊपर है, इसका मतलब नॉर्थ डायरेक्शन या उत्तर दिशा ऊपर है, वो ये बोल देगा, उसको कोई मतलब नहीं है अर्थ की मैग्नेट का क्या है अंदर। हेलो, अरे बोल, उसको कोई मतलब नहीं अंदर क्या हो रहा है। वो तो ये बोलेगा भाई साहब एन ऊपर है, इसका मतलब नॉर्थ डायरेक्शन यानी कि उत्तरी ध्रुव ऊपर है, खत्म। तो अब हमारी पूरी ज्योग्राफी इसी पे चलेगी, क्योंकि जो ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, हिस्ट्री पढ़ाते हैं, वो उन टीचरों को कोई मतलब नहीं है साइंस वाले क्या सोचते हैं। ओके, हेलो, बोल,
अब अपन उनको ये बोले कि नहीं मैग्नेट का साउथ होता है जिधर नॉर्थ, कंपास नीडल का नॉर्थ होता है, तो आप ये बोलो वो बोलो, नहीं, उनको कोई मतलब नहीं, वो उल्टा कंफ्यूज होंगे। तो अपन एक काम करते हैं, अपन समझ लेते हैं कि जिधर अर्थ की मैग्नेट का साउथ होता है उधर कंपास नीडल का नॉर्थ फेरेगा, दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि आपको पता है अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। तो क्या मैं बोलता हूं कंपास नीडल का नॉर्थ हमेशा साउथ, मैग्नेटिक साउथ की तरफ पॉइंट करेगा। तो अब देखो इस पोल पर हमने कौन से पोल को क्या बोला, तो मैं बोल दूं बच्चों मैग्नेट का साउथ है, भूल जा। मैं बोल दूं बच्चों दिस इज जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, जियोग्राफिकल नॉर्थ। हेलो हेलो, हमारी ज्योग्राफी के हिसाब से ये नॉर्थ पोल है, क्योंकि हमारी निडल का नॉर्थ हमेशा इधर पॉइंट करेगा। हेलो, अच्छा, दिस इज जियोग्राफिकल साउथ पोल, दिस इज जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड दिस इज जियोग्राफिकल साउथ। हेलो, इसीलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है ऊपर वाला हाफ और नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, हेलो हेलो, लेकिन बच्चों सुनना, एक सुनो, अपनी जो बाहर वाली सुनना, ये मैग्नेट एक्चुअल में ये तो अपन ने बोल दिया, तो बोल दो ये ज्योग्राफिकल पोल हो गए और ये ज्योग्राफिकल इक्वेटर है। दिस इज ज्योग्राफिकल इक्वेटर, ये जो इससे पोलर एक्सिस का परपेंडिकुलर है, दिस इज ज्योग्राफिकल इक्वेटर, ज्योग्राफिकल इक्वेटर, ज्योग्राफिकल इक्वेटर। हेलो, ये ज्योग्राफिकल इक्वेटोरियल प्लेन है, ज्योग्राफी के हिसाब से हमारी पोलर एक्सिस का परपेंडिकुलर या जो पोल को मिलाने वाली लाइन का परपेंडिकुलर, ये ज्योग्राफिकल इक्वेटर है। ओके, ये सब ज्योग्राफी के हिसाब से, हमारी कंपास नीडल के हिसाब से। हेलो हेलो, बोलो बच्चों, बोल ही नहीं रहे हो, चले आगे। लेकिन बच्चों इधर सुनो, लेकिन ये मैग्नेट एक्चुअल में यूं नहीं होती, लाई करती है, तो सर एक एंगल पर होती है। हेलो, और वो जो एंगल होते हैं इधर देखो, वो एक पर्टिकुलर एंगल पर लाई करती है। तो मैग्नेट बच्चों हमारी पोलर एक्सिस के अलोंग नहीं रखी है, तो सर किसी छोटे एंगल पे, ये बहुत बड़ा तो मैं दिखाने के लिए बता रहा हूं, बाकी एंगल बहुत छोटा है। हेलो, दिस इज, तो बच्चों वो पोलर एक्सिस है, दिस इज मैग्नेटिक एक्सिस। क्या है बच्चों ये? दिस इज मैग्नेटिक एक्सिस। हेलो, क्या है बच्चों ये? हेलो, मैग्नेट के हिसाब से एक्सिस ही है, बोल। हेलो, और ये मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ है। हेलो, तो ये देखो, अब ये जो एंगल होता है बच्चों, हमारी अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन और मैग्नेट के बीच का एंगल, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? हेलो, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ये लगभग 11.3 डिग्री होता है। ये टाइम और अर्थ पे प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, पर अभी अपन 11.3 डिग्री ले रहे हैं अपन यहां से देखने पे। ओके, हेलो, एंगल ऑफ डिप अलग चीज है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या डिप अलग चीज है। ओके, तो बच्चों मैग्नेट के साउथ की तरफ जियोग्राफिकल नॉर्थ होता है और मैग्नेट के नॉर्थ की तरफ जियोग्राफिकल साउथ होता है। ओके, और अब देखो ये मैग्नेट थोड़ी सी किसी एंगल पे रखी है, उस एंगल को बोलते हैं बच्चों, तो मैं बोलता हूं पोलर एक्सिस से मैग्नेटिक एक्सिस के बीच के एंगल को अपन बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। बाकी एक्चुअल डेफिनेशन अभी आगे आएगी, वो मैं बताऊंगा तुम्हारे को जब मैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन पढ़ा दूंगा। अब सर ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या होता है बताता हूं। आप जिस भी जगह पर खड़े हुए हो अर्थ के, उस जगह पर हॉरिजॉन्टल, जैसे मैं बता देता हूं, एक मिनट रुकना बच्चों, एक मिनट रुको, आया। हाँ बच्चों सुनो, अभी देखो अपन प्लेन देखते हैं, ये हो गया अपना। अब मैं बोलता हूं बच्चों ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेटिक एक्सिस हो गई, लिख दिया ना नीचे मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है। अच्छा ये कौन सा, तो मैं बोलता हूं बच्चों ये मैग्नेटिक कौन सा बोलोगे, मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेटिक साउथ। हेलो, और ये क्या हो गया बच्चों, मैग्नेटिक नॉर्थ। ओके, तो मैग्नेटिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ, तो जहां जिस डायरेक्शन में बच्चों हमारी कंपास नीडल का नॉर्थ पोल दिखाता है,
उधर बेसिकली नॉर्थ डायरेक्शन या ज्योग्राफिकल नॉर्थ तो बोलते हो आप, लेकिन होता उधर मैग्नेट का साउथ है। तो मैग्नेटिक साउथ और ज्योग्राफिकल नॉर्थ सेम है, ये इस एंगल पे भी ध्यान मत दो। ओके, तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ एक तरफ होते हैं। हेलो, लेकिन हम सारा काम इसके हिसाब से करते हैं। हमारे लिए डायरेक्शन भी नॉर्थ ऊपर, तो अभी हमारी डायरेक्शन का जो सिस्टम बनेगा वो ये बनेगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। ओके बच्चों, और अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। हेलो, क्लियर है? चलो, अभी अर्थ के घूमने से मेरे को मतलब नहीं है। बोलो बच्चों, हेलो। हाँ सर, एक तो रीजन बताओ, ये जो अर्थ की मैग्नेट है या अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसका अपन ने जो एक मैग्नेट एज्यूम करी है वो एंगल पे क्यों होती है? ये क्या रीजन है बच्चों? ऐसा बोला जाता है कि आउटर कोर है वो तो यूं घूम रही है हमारी अर्थ, लेकिन इनर कोर बच्चों थोड़ी सी एक एंगल पे घूम रही है। तो अंदर जो कोर है बच्चों, वो अंदर की कोर ऐसे घूम रही है। जो मोल्टन स्टेट में मेटल है बच्चों, वो पोलर एक्सिस है या अपनी पोल से जो पास होती है एक्सिस, उससे किसी एंगल पे रोटेट हो रहे हैं सब। हेलो, तो उनका घूमने की डायरेक्शन ये बोली गई थोड़ी तिरछी। तो अपनी जो पोलर एक्सिस है अपनी जो आउटर कोर जिस एक्सिस पर घूम रही है, इनर कोर उससे अलग एक्सिस पर घूम रही है थोड़ी सी। तो मैं बोल दूं, वहां पे जब मोल्टन स्टेट में मेटल यूं घूम रहा है, तो उसका जो करंट है वो यूं प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड एक पर्टिकुलर एंगल पे आ रहा है। हेलो, और ये टाइम के साथ बदलता रहता है, ऐसा बोला जाता है और ऐसा होता भी है। ओके, अभी हालांकि मेरा इससे मतलब नहीं है। तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन से मेरा बहुत कम मतलब है इस पूरे चैप्टर में। मेन तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या डिप्थ से है। चलो समझते हैं। अब सुनना बच्चों, अब सर ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन वो सुनते हैं, वो क्या होते हैं? तो सर एंगल ऑफ डिक्लिनेशन समझ में आ गया, अर्थ की मैग्नेट का रीजन समझ में आ गया, और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा एंगल पे होता है, पोलर एक्सिस है, समझ में आ गया। और ज्योग्राफिकल नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ एक तरफ होते हैं। ज्योग्राफिकल नॉर्थ हमारी कंपास नीडल का नॉर्थ और मैग्नेट का साउथ पोल एक तरफ होते हैं, तभी तो वो अट्रैक्ट होते हैं। ओके, अब देखो, मान लो तुम अर्थ पे यहाँ खड़े हुए हो, यहाँ पे, तो बोलते बच्चों अर्थ पे जहां भी खड़े हो वहां हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाओ। तो मैं बोलता बच्चों, अगर एक सर्कल होता है तो उसका टेंजेंट एक लाइन होती है, लेकिन अगर कोई स्फीयर होता है तो उसका टेंजेंट एक प्लेन होता है। आज तरबूज के ऊपर लाइन टेंजेंट नहीं बनाओगे, टेंजेंशियल प्लेन होगा। तरबूज के ऊपर एक कॉपी रख दो, वो टेंजेंट होगी। तरबूज के ऊपर एक कॉपी रख दो, वो पूरी कॉपी उसका टेंजेंशियल प्लेन होगा। तो खूब सारी टेंजेंट बनेगी तरबूज पे। हेलो बेटा, ये मेरी मुट्ठी है, ये मेरी मुट्ठी है, स्फीयर है, तो इस पे टेंजेंशियल लाइन नहीं बनेगी। लाइन तो खूब सारी बन जाएगी, एक यू, ये सब टेंजेंट है। हेलो, ये सब टेंजेंट है, तो मतलब एक पूरा टेंजेंशियल प्लेन बनेगा। ये पूरा प्लेन बनेगा, देखो। हेलो, ये टेंजेंशियल प्लेन, ये देखो, ये पूरा टच होके जा रहा है इसको। हेलो, ये देखो ना, ये टेंजेंशियल प्लेन देखो, हर जगह टेंजेंशियल प्लेन बनेंगे, टच होता हुआ पूरा प्लेन बनेगा। तो मैं बोलता बच्चों, हम अगर अर्थ पर कहीं पर भी खड़े हो जाएं और एक टेंजेंशियल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन ले लें, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसका परपेंडिकुलर, ये तो हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, इसका परपेंडिकुलर, आ जाओ बच्चों, ये इसका परपेंडिकुलर, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसका परपेंडिकुलर। ए देखो, किसी भी जगह जहां खड़े हो वहां हॉरिजॉन्टल प्लेन लो, उसका परपेंडिकुलर वो प्लेन जो पोलर एक्सिस से पास हो या अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल से पास हो, उसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन। हॉरिजॉन्टल का परपेंडिकुलर प्लेन, अब परपेंडिकुलर तो यूं भी हो सकता है, ये वाला तो इक्वेटोरियल प्लेन हो गया जो इक्वेटर से पास हो रहा है, ये नहीं, वो परपेंडिकुलर प्लेन जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ से पास हो, दैट इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल प्लेन, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। हेलो, समझ में आया क्या होता है ज्योग्राफिकल मेरिडियन? ऐसा प्लेन अर्थ की सरफेस पे कहीं खड़े हो जाओ, वहां अर्थ की टेंजेंशियल प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसा प्लेन जो अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल से पास हो, दैट इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल पोल, ज्योग्राफिकल मेरिडियन, सॉरी ज्योग्राफिकल मेरिडियन। पोल क्या है, पोल से पास हो उसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन। तो बोल दो, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है अर्थ के, यहाँ पे ये रहा, ये अर्थ बाहर आई हुई है, मैं यहाँ खड़ा हुआ हूं, और इसका परपेंडिकुलर प्लेन यू भी हो सकता है, 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 लेकिन वो प्लेन, वो परपेंडिकुलर प्लेन जो यहां से पास हो जाए। हेलो, पक्का समझ में आ गया? कितने लोगों को समझ में आया? हैंड रेस करो फटाफट, फास्ट। हाँ, अब आ जाओ मैग्नेटिक मेरिडियन। चलो तुम बनाओ डेफिनेशन, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है? तो बोल दो, हॉरिजॉन्टल के वो परपेंडिकुलर प्लेन
क्या ये मैग्नेटिक मेरिडियन है? नहीं, इसमें मैग्नेटिक एक्सिस नहीं है, इसमें पोलर एक्सिस है, या नॉर्थ और साउथ पोल है अर्थ के, तो ये तो ज्योग्राफिकल मेरिडियन है। मैग्नेटिक मेरिडियन इसके परपेंडिकुलर वो प्लेन, इसके परपेंडिकुलर वो प्लेन, ये भी है, ये भी है, ये भी है, वो प्लेन जो मैग्नेटिक एक्सिस है या मैग्नेट के साउथ और नॉर्थ पोल से पास हो। हेलो, ये समझ में आ रहा है क्या? बोलो। दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। ओके, हेलो, समझ में आ गई बच्चों? Yes, sir. तो मैग्नेटिक मेरिडियन होता है किसी भी जगह पर जहां आप खड़े हो उसके टेंजेंशियल प्लेन का परपेंडिकुलर, या जिस भी जगह खड़े हो वहां पर उस सरफेस का परपेंडिकुलर प्लेन जो मैग्नेट से पास हो, दैट इज मैग्नेटिक मेरिडियन। और जो ज्योग्राफिकल या पोलर एक्सिस या ज्योग्राफिकल साउथ और नॉर्थ से पास हो, दैट इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल मेरिडियन। तो मैं बोल दूं बच्चों, ये मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन, इधर देखो, ये मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच के एंगल को एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बोलते हैं। हेलो, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बोलते हैं किसको? ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच के एंगल को। इधर देख, दिस इज ज्योग्राफिकल प्लेन, दिस इज ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन। मैं तो ये दोनों एक एंगल पे होगी, ये रहा देखो। हेलो, ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन। खत्म। बोलो, ये रहा देखो यहां। Yes, sir. अच्छा, तो ये तो हो गई मेरिडियन की बात है। अब मेरे को एक बात बता बच्चों, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कहां से निकलेगी और कहां जाएगी? अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो, तो बोलते बच्चों, वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूं निकलेगी। इधर देखो, हेलो, ये यहां से नॉर्थ पोल से निकलेगी और साउथ पे टर्मिनेट होगी। पता है ना आपको? हेलो, बोलो, बोल मेरे बच्चे। हेलो, Yes, sir. तो ये हिसाब है। फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलती है अर्थ के, अर्थ की मैग्नेट के, और साउथ पोल पे टर्मिनेट होती है। आपको ये बातें सब पता ही है। बोलो, बोल मेरे बच्चे। अरे बोलो ना रे। हेलो, Yes, sir. सुनते हैं ना चुपचाप? थोड़ा अर्थ को डार्क कर रहा हूं मैं, ये फील्ड लाइंस में सब मिक्स हो गया, अर्थ को डार्क कर रहा हूं। दिख रही है बच्चों? बोलो। अच्छा, आप सुनना, सुन ध्यान से। अब देखो, ये अपना हो गया था बच्चों ज्योग्राफिकल इक्वेटर। ये दिस इज ज्योग्राफिकल इक्वेटर जो पोलर एक्सिस के परपेंडिकुलर थी, और ये मैग्नेटिक इक्वेटर है। देखो, ये जो मैग्नेट के परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर है, दिस इज मैग्नेटिक इक्वेटर। हेलो, समझ गए? एक डेफिनेशन मैं बता रहा हूं, मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक इक्वेटर होती है, और पोलर एक्सिस के परपेंडिकुलर पोलर इक्वेटर होती है। ओके, इन दोनों के बीच में भी एंगल 11.3 होगा, अगर वहां 3 है तो 11.3 है तो, क्योंकि दो लाइनों के बीच में एंगल अगर 11.3 है तो उनके परपेंडिकुलर के बीच में भी 11.3 होगा। ओके सर, तो एक डेफिनेशन थी, मैंने बता दी, अभी मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है। तो सर, ज्योग्राफिकल मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, ज्योग्राफिकल एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस, सब समझ में आ गया? ओके, अब सुनो, ये सारे इक्वेटर हटाओ। अब बच्चों एक बात समझना हो, अपन इसे अभी तो अपन इसको समझ जरूर है, लेकिन अब अभी अपन इनसे ज्यादा मतलब नहीं रखेंगे इस एंगल से, क्योंकि ये एंगल अपने का अपनी पढ़ाई को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। ओके, अच्छा मैं बात बता बच्चे, सुनो, यहां पर इधर देख, मैं तो बच्चे इस जगह पर तो बच्चों मेरी कंपास नीडल हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। अगर मैं कंपास नीडल को वर्टिकल प्लेन में घूमने के लिए फ्री रखूं यूं, कहीं पे भी ठहरो मैं, वो तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी।
हेलो, घूम के हॉरिजॉन्टल आ जाएगी, बोलो। यूं रखोगे तो भी यूं हो जाएगी। मेरी कंपास नीडल हमेशा मैं बोलूं हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, किसमें? मैग्नेटिक इक्वेटर में। हेलो, नॉट ज्योग्राफिकल इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर में हमेशा हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, क्योंकि हमेशा मैग्नेटिक फील्ड उसको हॉरिजॉन्टल कर देगा। हेलो, बोलो। हेलो, Yes, sir. तो क्या मैं बोल दूं बच्चों, जब जब हमारी कंपास नीडल हॉरिजॉन्टल हो जाएगी तो हम मैं बोल दूं इक्वेटोरियल प्लेन में खड़े होंगे या इक्वेटर पे खड़े होंगे। अब अपन वहां पे मैग्नेटिक और ज्योग्राफिकल इक्वेटर की बातें नहीं करते, क्योंकि हम इस एंगल को कंसीडर नहीं करते उस समय। हम तो यही सोचते हैं क्योंकि बहुत नन्हा मुन्ना एंगल है, ये तो मैंने दिखाने के लिए बड़ा दिखा दिया। तो आपको कभी भी कोई बोल दे कि आपकी कंपास नीडल हॉरिजॉन्टल हो गई, अर्थ के मैग्नेट, अर्थ के सरफेस के हॉरिजॉन्टल, अर्थ के सरफेस के पैरेलल हो गई, जहां आप खड़े हो उसके पैरेलल हो गई, तो बताओ आप कहां खड़े हो? तो मैं बोलूं बच्चों हम इक्वेटर पे खड़े। बोलो, अगर ज्यादा स्ट्रेस है, चार ऑप्शन में मैग्नेटिक इक्वेटर और ज्योमेट्रिकल इक्वेटर दोनों दिखाओ, तो फिर मैग्नेटिक इक्वेटर टिक करना। हम मैग्नेटिक इक्वेटर पे खड़े। हेलो, या खड़े या नहीं? हेलो, या बोलो। Yes, sir. अच्छा, मेरी कंपास नीडल बच्चों वर्टिकल हो गई, वर्टिकल। किसी जगह पर मेरी कंपास नीडल मैंने वर्टिकल प्लेन में घुमाने के लिए छोड़ी, वो वर्टिकल हो गई। बता मैं कहां खड़ा हूं? तो बोल दो बच्चों मैग्नेटिक पोल पर खड़ा हूं, या तो मैग्नेटिक साउथ पे खड़ा हूं या मैग्नेटिक नॉर्थ पे खड़ा हूं। मैं बोल दूं मैग्नेटिक पोल पर खड़ा हूं, क्योंकि वहां पर देखो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर वर्टिकल हो जाएगा। देखो, ए मैग्नेटिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ। हेलो, मैग्नेटिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ। हेलो, ये देखो। तो बोल दो बच्चों यहां पे मैग्नेटिक फील्ड देखो, ए परपेंडिकुलर देखो, एक्सिस के अराउंड परपेंडिकुलर अंदर की तरफ। हेलो, तो बोल दो ये देखो, ए यहां पे मैग्नेट खड़ी हो जाएगी, तो कंपास नीडल बताओ कौन सा पोल नीचे होगा कंपास नीडल का, नॉर्थ या साउथ? अरे खड़ी तो हो जाएगी, कौन सा पोल नीचे होगा इस जगह पर? बोल ही नहीं रहे। बोल दो इधर साउथ है तो नॉर्थ होगा। तो अपन इसको बोलेंगे, हमारे को ऐसा लगेगा ज्योग्राफिकल नॉर्थ पे, हम जिसको नॉर्थ डायरेक्शन बोलेंगे, और मैं बोलूं मैग्नेटिक साउथ पे खड़े होंगे। हम मैग्नेट का साउथ पोल होगा हमारे नीचे। ए कंपास नीडल मेरी यूं खड़ी हो गई, ए मेरे कंपास नीडल का नॉर्थ पोल यूं और मैं यूं खड़ा हो गया, तो बोल दो बच्चों मैं ए यूं खड़ा हूं, तो बोल दो मैं मैग्नेटिक, ये कंपास नीडल यूं है, तो बोल दो मैं मैग्नेटिक नॉर्थ पे हूं। हेलो, या मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, सॉरी मैग्नेट का साउथ पोल है, कंपास नीडल का नॉर्थ नीचे ना, तो मैग्नेटिक साउथ पे खड़ा हूं। हेलो, मैग्नेटिक साउथ पोल पे खड़ा हूं, और ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, डायरेक्शन नॉर्थ है, लेकिन खड़ा हूं मैग्नेट के साउथ पे, यहां पे। तो कंपास नीडल वर्टिकल। हेलो, Yes, sir. हाँ, इस जगह पर बच्चों बोलो, तो यहां पे भी देखो वर्टिकल हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। ए यहां पे भी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर वर्टिकल होगा सरफेस से, ए सीधा सीधा होगा यूं। बताओ इस बार मेरी कंपास नीडल का क्या हिसाब किताब होगा? तो वो वर्टिकल ही होगी। और बताओ कौन सा पोल किधर होगा इस बार? तो बोल दो बच्चों नॉर्थ की तरफ साउथ, और साउथ की तरफ इधर नॉर्थ दूर। तो बोल दो बच्चों मेरी कंपास नीडल का नॉर्थ यूं होगा इस बार, तो मेरी कंपास नीडल इधर पॉइंट करनी होगी। तो बोल दो बच्चों ए इधर नॉर्थ का मतलब साउथ है, तो बोल दो मेरे को ऐसा लग रहा होगा ये ज्योग्राफिकल साउथ है, लेकिन होगा मैग्नेटिक नॉर्थ। ए मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा इधर, और ज्योग्राफिकल साउथ मेरे हिसाब से साउथ डायरेक्शन होगी, तो ज्योग्राफिकल साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ होगा। हेलो, हालांकि ज्योग्राफिकल साउथ इससे 11.3 डिग्री इधर है, पर अपन वो एक ही मानते हैं कैलकुलेशन पर्पस से। तो अगर आपको कोई बोल दे कि आपकी मैग्नेटिक नीडल वर्टिकल हो गई, आपकी कंपास नीडल वर्टिकल हो गई, तो आप कहां खड़े हो? बताओ इक्वेटर पे खड़े हो या पोल पे? बोलो आप। पोल पे। आपकी कंपास नीडल हॉरिजॉन्टल हो गई, अर्थ की सरफेस के पैरेलल हो गई, बताओ कहां खड़े हो? इक्वेटर पे या पोल पे? इक्वेटर पे। अच्छा, इनको टेक्निकल लैंग्वेज में बच्चों डिप एंगल बोलते हैं। सर क्या होता है डिप? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिप। सर क्या होता है डिप? बताता हूं, इधर सुनना। अब सारा कचरा साफ कर रहा हूं, काम की बात रख रहा हूं। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया, मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ, ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ, उनके बीच का एंगल होता है थोड़ा सा 11.3। अब मैं आगे उसको कंसीडर नहीं करूंगा, बस डेफिनेशन बताने जितनी बातें थी। वो एंगल इतना छोटा है कि उसका ध्यान नहीं दूंगा, नहीं तो मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा। ओके सर, अब तुम्हारे लिए बच्चों मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिकल एक्सिस सेम ही होनी चाहिए अभी। ओके, अब मैं नया डायग्राम बना रहा हूं जिसमें सिर्फ डिप को समझाऊंगा। ओके,
चलो आ जाओ। हेलो, ये देखो, चलो मैं बोलता बच्चों ये देखो, ए साउथ नॉर्थ और एक लाइन बना रहा हूं मैं सिर्फ। ये तो हो गई एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस। ये हो गई बच्चों पोलर एक्सिस। ओके, हाँ अब देख, देख एक लाइन बना रहा हूं बस मैग्नेटिक फील्ड की। ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, नजर आ रहा है बच्चों? हेलो, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड नजर आ रहा है क्या? Yes, sir. हाँ, अब सुनना ध्यान से। इधर देख, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है ये उसकी नेट वैल्यू है। इधर देख, ये याद है टेंजेंशियल लाइन, हेलो, बी की डायरेक्शन बताती है। ये बी नेट है अर्थ का। ये बी नेट, ये ओके, ये अर्थ का। और ये है हॉरिजॉन्टल लाइन उस जगह पर। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, जिस जगह पर आपके अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यूं है, नोटू उस जगह पर हॉरिजॉन्टल प्लेन ये रहा। ये तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है उस जगह। ये देख, जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूं वहां पे देखो, हॉरिजॉन्टल प्लेन तो ये रहा और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इसको चीरता हुआ निकल रहा। देख, अरे दिखाई दे रहा है क्या? हेलो, अरे आप इस जगह पर खड़े हो, ये रहा आपका प्लेन, ये आपकी अर्थ का प्लेन, अर्थ को टच करने वाला प्लेन। मैंने कहा था ना टेंजेंशियल प्लेन, और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यूं चीरता हुआ निकल रहा है। इसको समझ में आ रही है? बोलो ना रे। Yes, sir. तो बोलो बच्चों, किसी भी जगह पर जहां आप खड़े हुए हो वहां पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एंगल बनाता है दैट इज एंगल ऑफ डिप। हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एंगल बनाता है दैट इज एंगल ऑफ डिप। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एंगल बनाता है दैट इज एंगल ऑफ डिप। ये रहा। और अगर ये एंगल ऑफ डिप ये है तो बताओ ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो बोलो बच्चों, जो भी नेट मैग्नेटिक फील्ड था अर्थ का उसका cos फाई। हेलो, बोल, हेलो। Yes, sir. तो बोलो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एच cos फाई। बोल, हाँ, वर्टिकल कंपोनेंट बता उस जगह पर। वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का? तो बोलो बच्चों, ये हो जाएगा बी नेट साइन फाई। वर्टिकल कंपोनेंट बोल, बी वर्टिकल बराबर बी नेट साइन फाई। बोलो, कितने लोगों को समझ में आ गया? डिप एंगल होता है हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल, और जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल पता पड़ा, मैं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एच cos फाई और वर्टिकल कंपोनेंट बी साइन फाई, वेयर बी इज बी नेट। जल्दी हाथ खड़े करो फटाफट। तो बोलते बच्चों, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड पता हो और अगर एंगल ऑफ डिप पता हो तो वहां का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों पता कर दूंगा मैं। हेलो, Yes, sir. बता यहां पर एंगल ऑफ डिप कितना होगा? मैग्नेटिक इक्वेटर में एंगल ऑफ डिप कितना होगा? मैग्नेटिक इक्वेटर इस जगह पर, ये रहा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक इक्वेटर में यानी कि अर्थ की मैग्नेट के परपेंडिकुलर, और याद है अर्थ की मैग्नेट के परपेंडिकुलर, तो वही बाहर मैग्नेट में अपन ने नहीं करा था डेरिवेशन। बताओ, अपनी मैग्नेट के परपेंडिकुलर भी कितना होता था? तो याद है जो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन होती थी उसका उल्टा। हेलो, याद कर। वही बात है, अर्थ की मैग्नेट और हमारी मैग्नेट अलग अलग थोड़ी है। हमारी मैग्नेट भी याद है इक्वेटोरियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड उल्टा देती थी एम का, और एंटी पैरेलल देती थी, और एक्सिस पर उसी डायरेक्शन में देती थी। तो बताओ, इक्वेटोरियल प्लेन में, मैग्नेट के इक्वेटोरियल प्लेन में बी की डायरेक्शन क्या होगी? यूं, एम का उल्टा, अर्थ का मैग्नेटिक मूवमेंट जिधर है उसका उल्टा। हेलो, तो बताओ हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल कितना बना रहा है?
तो वो तो हॉरिजॉन्टल कैलोंगी है तो ए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हॉरिजॉन्टल कैलोंगी है तो वो तो यहाँ डिप जीरो, हेलो डिप जीरो, तो पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल होता है, पूरा का पूरा कंपोनेंट ही हॉरिजॉन्टल होता है, तो वो तो पूरा मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है इक्वेटोरियल प्लेन में, कंपोनेंट करने की जरूरत ही नहीं। Yes, sir. हेलो Yes, sir. पक्का? Yes, sir. हाँ अच्छा, तो यहाँ डी बताओ पोल पर मैग्नेटिक पोल पर एंगल ऑफ डिप कितना होगा? मैग्नेटिक पोल पर, मैग्नेटिक नॉर्थ या मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ पर, सॉरी मैग्नेटिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ पर बोलो, तो वो तो कंपास नीडल वर्टिकल हो जाएगी, तो वो तो बच्चों ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा, ये देखो इधर से एंटर कर रहा होगा, लो वो तो वर्टिकल हो जाएगा, तो वो तो एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन से 90 डिग्री एंगल बनाएगा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, तो वो तो पूरा का पूरा कंपोनेंट वर्टिकल होगा, हेलो, और एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री हो जाएगा, बोलना बच्चे। तो मैं बोलता हूं बच्चों अब वो यूं देते हैं, वो ये नहीं बोलेंगे तेरी कंपास नीडल खड़ी हो गई तो बताओ तुम कहां खड़े हुए हो, तो पोल पर नहीं, वो बोलेंगे अगर एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री है तो बताओ आप कहां हो, तो वो तो मैग्नेटिक नॉर्थ या मैग्नेटिक साउथ पे, कंपास मैग्नेटिक नॉर्थ या मैग्नेटिक साउथ पे खड़े हो आप, हेलो, Yes, sir. तो आपकी कंपास नीडल वर्टिकल हो जाती है तो वो तो हॉरिजॉन्टल लाइन से 90 डिग्री का एंगल बनाती है, 270 का एंगल बनाती है, तो बोल दो बच्चों आपका डिप 90 या 270 हो जाता है, और मैं बोल दो मैग्नेटिक इक्वेटर में आपकी कंपास नीडल 0 डिग्री या 180 एंगल बनाती है, पैरेलल एंटी पैरेलल, तो बोल दो बच्चों उस समय एंगल ऑफ डिप 0 हो जाता है, हेलो, बाकी सब जगह एंगल ऑफ डिप 0 से 90 के बीच में कुछ होता है, ओके सर। अब सुन, अच्छा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल पता पड़ गया, चलो अपन इनकी बातें नहीं करते, अब अपन बात करते हैं इसकी और इसकी, तो बोल दो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट पता पड़ गया अपने को, अब इधर देखना ध्यान से, हाँ अब ये सुन, अच्छा अच्छा मेरे को एक बात बता तू, इधर देख, मैं बोलता बच्चों बी हॉरिजॉन्टल, अब जिंदगी में ध्यान रखना अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा बी नेट cos फाई होता है, ये रख ले अब, क्योंकि बच्चों फाई हॉरिजॉन्टल से एंगल है और मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल से एंगल, तो हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग कंपोनेंट हमेशा BH cos फाई होगा, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये रख लो, और वर्टिकल कंपोनेंट बोल, बी वर्टिकल बराबर मैं बोल दूं बी नेट sin फाई, जल्दी जल्दी बोलो बच्चों। अच्छा अब अगर कभी नेट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट कहीं का बताओ और नेट भी निकालना तो कैसे निकालूं, तो बोल दो स्क्वायर करके ऐड कर दो, हेलो, तो मैं बोल दो बी नेट स्क्वायर और इधर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, तो मैं बोल दो स्क्वायर करके रूट थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूं, दोनों इक्वेशनों को स्क्वायर करके रूट कर दो, तो बोल दो बी नेट बराबर आ जाएगा अंडर रूट बी हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस बी वर्टिकल का स्क्वायर का रूट अंडर, लो खत्म किस्सा। बोल मेरे बच्चे क्या गया बी नेट, अच्छा tan फाई बोलो, एंगल ऑफ tan फाई बोलो, tan फाई बोल दो बी वर्टिकल अपॉन बी हॉरिजॉन्टल, tan फाई बोलो ना बच्चों, बोल दो बी वर्टिकल अपॉन बी हॉरिजॉन्टल, इससे एंगल ऑफ डिप निकल जाएगा, बोल, हेलो, Yes, sir. चलो 2 4 5 क्वेश्चन करते हैं और पहले यहां तक की चीज को अपने दिमाग में बिठाते हैं, तो समझ में आ गया डिप कहां 0 होगा और कहां 180 होगा, इक्वेटोरियल प्लेन में 0 और पोलर एक्सिस पे 90, ओके चलो क्वेश्चन करो, लिखो क्वेश्चन, हटाओ इसको, फिर से बातें करते रहेंगे, एक बार इसको हटाते हैं, तो सर डिप बहुत अच्छे से समझ में आ गया हमारे को कि डिप एंगल होता है क्या है, ओके अब इधर देखो, if at a certain place, यहाँ लिखो at a certain place, earth if net a magnetic field of earth, magnetic field of earth and angle of dip
डिप एट दैट प्लेस। अच्छा, एंगल ऑफ डिप को एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी बोलते हैं। ओके सर, एट दैट प्लेस आर आर 2 Tesla and 60 degree respectively. Then first V net, sorry, then horizontal component of Earth's magnetic field and vertical component, horizontal and vertical component, बोलो दोनों निकालो, करो फटाफट। हाँ, ये दो क्वेश्चन बच्चों। एक किसी स्थान पर, किसी जगह पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एंड एंगल ऑफ डिप दिए हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एंड एंगल ऑफ डिप आर 2 Tesla एंड 60 डिग्री। देन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, वो तो बच्चों वाली बात है। बोलो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होता है? वो तो b cos phi। हेलो, अरे याद है फाई एंगल ऑफ डिप हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ही तो एंगल है। तो मैं बोलूं बच्चों bh हो जाएगा b cos phi। तो बोलो कितना आ रहा है ये bh? तो बोलो bh बराबर आ जाएगा बच्चों, बोलो 2 cos phi, 2 cos 60 डिग्री, और 2 cos 60 करते कितना आ जाएगा? बोलो 1 टेस्ला। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया 1 टेस्ला, और वर्टिकल कंपोनेंट बोलो बच्चों, ये उस जगह पर वर्टिकल कंपोनेंट, तो बोलो वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा b sin phi, और b sin phi करते कितना आ रहा है? बोलो तो बोलो बच्चों ये आ जाएगा 2 sin 60, और ये आ जाएगा √3। हेलो, बोलो तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया 1 टेस्ला, और वर्टिकल कंपोनेंट आ गया बच्चों √3 टेस्ला। क्लियर है क्या? हेलो हेलो, अरे बोलो ना रे। Yes, sir. Yes. हाँ, तो ये आ गए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, अब एक जगह देखो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड बी नेट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आर √3 टेस्ला एंड 2 टेस्ला। नेट मैग्नेटिक फील्ड दिया है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया है, तो वर्टिकल कंपोनेंट और एंगल ऑफ डिप पूछा है। मच्छर, बोलो कैसे करोगे? तो बोलो तो बच्चों कोई दिक्कत ही नहीं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट मेरे रटे में। तो आ जाओ सॉल्यूशन 2। तो सॉल्यूशन 2 मैं बोलता हूं बच्चों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और बी नेट में क्या रिलेशन होता है? तो वो तो बी नेट cos phi इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये दोनों दिए हैं तो phi निकल जाएगा। बोलो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना दिया है? बोल दो √3 टेस्ला दिया हुआ है, और नेट कितना दिया हुआ है? 2 टेस्ला दिया हुआ है। ओके, तो बोल दो इनटू cos phi, तो यहां से cos phi कितना आ गया? बोलो तो बोल दो बच्चों cos phi आ गया √3/2, और √3/2 का मतलब phi बराबर 30 डिग्री। खत्म किस्सा, ये एंगल ऑफ डिप आ गया। बोल मेरे बच्चे, कबड्डी खिलवाएंगे इधर से उधर, कर लोगे? Yes, sir. अच्छा, अब ये तो आ गया ये। अब बताओ वर्टिकल कंपोनेंट कितना आ जाएगा? तो कोई दिक्कत नहीं, वर्टिकल कंपोनेंट बी नेट इंटू साइन फाई कर दो इस बार। तो बी नेट साइन फाई, तो आ जाओ बी नेट कितना है? तो बी नेट है 2 और साइन फाई है बच्चों साइन 30 डिग्री। तो ये दोनों करा तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से। तो मैं बोलूं बी वर्टिकल बराबर 1 टेस्ला आ जाएगा। बोल मेरे बच्चे, हेलो, क्लियर है क्या? Yes, sir. हाँ, और कई बार बच्चों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट दे देंगे। ये आ जाओ, एक क्वेश्चन और देखो बच्चों,
उसके बाद अपन देखते हैं ये कंपोनेंट काम कैसा आता है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड काम कैसा आता है वो भी देखते हैं। हाँ, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, या सीधे लिख दूं क्या, BH एंड BV, BH या लिखो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल component of Earth's magnetic field, magnetic field at a place R, BH बराबर 3 टेस्ला एंड BV बराबर 5 टेस्ला। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 3 टेस्ला है और वर्टिकल कंपोनेंट 4 टेस्ला है। देन खत्म हो गया क्या, देखते ही देन बी नेट एंड एंगल ऑफ फाई, बी नेट एंड एंगल ऑफ डिप, नेट मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का और एंगल ऑफ डिप बताओ उस प्लेस पे, कर लोगे मच्छर कैसे, 3 बराबर BH बराबर पता है था ना बच्चों, तो सीधे ही तो बी नेट बराबर कितना होता बोलो, तो वो तो BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर। अरे यार हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का स्क्वायर करके रूट कर दो बेटा, वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल पता है ट्रायंगल लॉ से स्क्वायर करके रूट कर दो, कितना आ गया, तो बोल दो बच्चों 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट अंडर, और कितना आ जाएगा ये, तो बोल दो बच्चों बी नेट 5 आ गया। हेलो बोल बच्चा, हाँ 10 पाई कितना आएगा, एंगल ऑफ डिप 10 पाई, तो बोल दो बी वर्टिकल अपॉन बी हॉरिजॉन्टल, करो बी वर्टिकल अपॉन बी हॉरिजॉन्टल, तो बोल दो बच्चों वर्टिकल है 4 और हॉरिजॉन्टल है 3, तो ये आ गया 10 पाई, और आपको पता है 4/3 होता है 53 डिग्री, पता है क्या, बोलो। Yes, sir. दिस इज 53 डिग्री। तो बच्चों मेरे हिसाब से आप ये सब सारी बातें समझ गए। अब देखो ये चीजें काम का आती, जैसे एरोप्लेन उड़ रहा है, ट्रेन चल रही है, तो बच्चों ये सब मेटल से बने, तो इनके इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होकर ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। जैसे ट्रेन चल रही है तो उसका एक्सल मूव कर रहा है, तो वो तो ट्रेन तो हॉरिजॉन्टल पे ही चलेगी बच्चों, ट्रेन जो चलेगी वो तो हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे चलेगी, ऐसा तो नहीं ट्रेन ऊपर चलने लग जाएगी, तो चलेगी तो हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे। तो वो तो हम जिस भी जगह पर खड़े हैं, चाहे मैं तो कह रहा हूं अर्थ में आप यहाँ तिरछे यहाँ खड़े हो, ये सुनो मैं तो कह रहा हूं अर्थ में आप यहाँ खड़े हो, चाहे मैं बोल दूं इंडिया यहाँ मान लो, तो बोल दो बच्चों आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्यों निकल रही, मान लो और मैग्नेट यूं है और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ यूं भी निकल रहा है, तो भी मैं बोल दो अपनी ट्रेन तो यूं चलेगी ना, तो बोल दो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में ही चलेगी ट्रेन। हेलो बोलो, ये बी नेट है, तो बोल दो बच्चों अपनी ट्रेन जो चलेगी वो तो यूं ही चलेगी ना बेटा, तो वो तो ट्रेन हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन में चलती है, तो तू जहां भी खड़ा है वहां पे, तू अर्थ के किसी भी हिस्से में खड़ा है तो तेरी ट्रेन तो हॉरिजॉन्टल चल रही है। और मैं बोलूं बच्चों एक मैग्नेटिक फील्ड का, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल, तो बोलूं वर्टिकल कंपोनेंट के परपेंडिकुलर, देखो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, वर्टिकल कंपोनेंट के परपेंडिकुलर तेरी ट्रेन का एक्सेल चल रहा है। देखो ये ट्रेन के पहियों के बीच की रोड चल रही है, देख ये ट्रेन के पहिए वर्टिकल कंपोनेंट के वो चल रहे हैं, एरोप्लेन उड़ रहा है तो एरोप्लेन भी हॉरिजॉन्टल उड़ रहा है, तो बोलूं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के वर्टिकल कंपोनेंट के परपेंडिकुलर उड़ रहा है, तो बोलूं आपकी ट्रेन चले चाहे एरोप्लेन उड़े, मैं बोलूं अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट के परपेंडिकुलर चल रहे होंगे दोनों, चाहे ट्रेन चले चाहे एरोप्लेन उड़े। हेलो लो बोलो, ट्रेन चले चाहे एरोप्लेन उड़े, अर्थ के वर्टिकल कंपोनेंट के परपेंडिकुलर चल रहे होंगे, और याद है इसी की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो बोल दो बच्चों एरोप्लेन के विंग्स के बीच में, ट्रेन के एक्सेल के बीच में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, आपने ईएमआई में पढ़ा होगा, सर ने लिखाया होगा है ना, कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है बच्चों वो E बराबर VBL, और जो आपकी ट्रेन का एक्सेल है वो जिधर चल रहा है उस डायरेक्शन का B काम नहीं आएगा, तो बोल दो अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट काम नहीं आएगा, क्योंकि वो तो V के होंगे, उसकी वजह से क्यों V क्रॉस B कोई फोर्स नहीं लगता चार्ज पे, V और B जब सेम डायरेक्शन में होते तो चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगता है। तो बोल दो आपकी इस ट्रेन के जो एक्सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, मेटल के जो इलेक्ट्रॉन है वो अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की तो डायरेक्शन में चल रहा है, और वर्टिकल कंपोनेंट जो ये रहा, वर्टिकल कंपोनेंट जो बाहर की तरफ है उसके परपेंडिकुलर चल रहे हैं, तो वो तो V क्रॉस B, अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट बाहर है तो V क्रॉस B सारे प्लस चार्ज नीचे आ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन ऊपर। हेलो तो वो तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, तो वो तो अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट ईएमएफ इंड्यूस करवाएगा। समझ लो बच्चों समझ लो, ईएमआई में पढ़ा होगा आपने
कि जब रोड वगैरह मूव करती है मोशनल ईएमएफ वीबीएल पढ़ाया होगा सर ने, मोशनल ईएमएफ वीबीएल। हेलो हेलो, तो उसमें V कौन सा है, VBL में V कौन सा काम लेते हैं जो V के परपेंडिकुलर होता है? इधर देख, इधर देख, जीरो से बताता हूं, इधर देख, इधर देख, जो तेने पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूं ताकि अपना काम यहाँ चल जाए। एक बात बता, ये चलो भूल जा, अर्थ को भूल जा, एक मैग्नेटिक फील्ड U है और एक रोड को U ले जाओ, बता ईएमएफ इंड्यूस होगा क्या? ये विड्थ जीरो है, विड्थ जीरो ले ले तो बोल, तो ये इलेक्ट्रॉन सब U जा रहे हैं, अगर U चलाऊं B की डायरेक्शन में तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सारे प्लस ऊपर आ जाएंगे, माइनस नीचे। नो डाउट थोड़ा डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेकिन ये विड्थ जीरो है तो मैं बोलूं लेंथ जीरो है, तो VBL में L जीरो हो गया। नो डाउट चार्ज पे फोर्स तो लगा है पर ऊपर नीचे डिस्प्लेस हुए है, लेकिन इधर विड्थ बहुत कम है तो मैं बोलूं ये इंड्यूस ईएमएफ जीरो हो गया। हेलो, अरे बोले ना, तो बोल दो जो वेलोसिटी B की डायरेक्शन में है वो किसी काम की नहीं है। हाँ, लेकिन अगर यूं चलाऊं तो यूं, अब बता, तो भी जीरो। क्यों? क्योंकि V और B सेम डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन में फोर्स ही नहीं लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन सारे B की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। हेलो हेलो, अरे बोलो ना रे। लेकिन बच्चों बी के परपेंडिकुलर मूव कराऊं रोड को, ये रोड है, ये बी इधर और बी अंदर है। अब बता, अब V क्रॉस B सारे प्लस ऊपर और माइनस नीचे, अब ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो बोल दो बच्चों वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला B काम आता है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला B काम आता है। तो मैं बोलता बच्चों हमारी ट्रेन और प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन में उड़ेंगे तो मैं बोलूं वर्टिकल कंपोनेंट काम आएगा। तो ये फॉर्मूला जो होता था ईएमएफ का, उसमें ये B वर्टिकल हो जाएगा। अगर अर्थ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो, अर्थ की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल रहे हो, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट काम आएगा। अब समझ में आ गई बच्चों? हेलो, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट ईएमएफ इंड्यूस कराता है। वहां पे इतना सोचने का टाइम नहीं मिलेगा एग्जाम में, एकदम से फील आनी चाहिए आपको। समझ गए? अरे किसी भी जगह पर ट्रेन, किसी भी जगह पर आपकी ट्रेन यूं चल रही होगी और अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट के परपेंडिकुलर चल रही होगी, ये ईएमएफ इंड्यूस करा देगा, इलेक्ट्रॉनों को डिस्प्लेस कर देगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से कुछ भी नहीं होना है क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और V तो सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। ट्रेन की वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सेम डायरेक्शन में होंगे, वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा। देखो ये रोड वर्टिकल कंपोनेंट के परपेंडिकुलर चल रही होगी। हेलो, खत्म? चलो इसके आगे बच्चों बात करेंगे कल। ओके बच्चों, कल ये समापन समारोह। ओके बच्चों, बाय बाय।